नमस्कार। मोहो हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं और बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। देखिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बहुत ज़रूरी चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव कॉक्सी की, मतलब जो गोल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। इसमें हम देखेंगे स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को। इसके बाद हम आएंगे एनारोबिक बैक्टीरिया पर। फिर हम बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैसिली की, यानी जो रॉड शेप के होते हैं। इसमें स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग दोनों देखेंगे। और आखिर में हम माइकोबैक्टीरिया, स्पाइरोकीट्स और रिकेट्सिया जैसे कुछ खास बैक्टीरिया पर भी नजर डालेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही है, ताकि आप आसानी से फॉलो कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ग्राम पॉजिटिव कॉक्से स्टैफिलोकोकस। इनको अंगूर जैसे गुच्छे क्यों कहते हैं? क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे ये बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, जब भी आपको माइक्रोस्कोप में ग्राम पॉजिटिव कॉक्सी अंगूर के गुच्छों की तरह दिखाई दें, तो सबसे पहला शक स्टैफिलोकोकस पर ही जाना चाहिए। तो स्टैफिलोकोकस क्या है? ये ग्राम पॉजिटिव कॉक्सी है जो अंगूर जैसे गुच्छों में रहते हैं। अब इसकी कई प्रजातियां हैं, लेकिन हमारे लिए मतलब मेडिकली दो सबसे जरूरी हैं, स्टैफिलोकोकस ऑरियस और स्टैफिलोकोकस एपिडेबिटिस। और ये बीमारियां कैसे फैलाते हैं? ये कुछ एक्सोटॉक्सिन बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये एक्सोटॉक्सिन क्या चीज़ है? देखिए, ये वो जहरीले पदार्थ हैं जिन्हें बैक्टीरिया अपने अंदर से बाहर निकालता है, और यही टॉक्सिन शरीर में जाकर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम मतलब क्लिनिकल कंडीशंस पैदा करते हैं। तो ये एस ऑरियस करता क्या क्या है? देखिए, ये बहुत कुछ कर सकता है। स्किन पर फोड़े फुंसी से लेकर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे साइनोसाइटिस और निमोनिया तक, यहाँ तक कि फूड पॉइजनिंग भी। ये फूड पॉइजनिंग होती है इसके एक खास टॉक्सिन की वजह से, जिसे एंटेरोटॉक्सिन कहते हैं। एक और टॉक्सिन है एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, जो स्किन की ऊपरी परत को खराब कर देता है। और हाँ, ऑपरेशन के बाद जो घाव में इन्फेक्शन होता है ना, उसमें भी ये अक्सर पाया जाता है। अब ये स्लाइड एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी है। सही डायग्नोसिस के लिए सही सैंपल कलेक्शन सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। मतलब अगर डॉक्टर को लग रहा है कि मरीज को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, तो आप क्या लेंगे? जाहिर है स्पूटम यानी थूक। और अगर फूड पॉइजनिंग का केस है तो मल या उल्टी का सैंपल लेना होगा। स्किन पर कोई घाव है तो वहां से स्वैब लेंगे। हमेशा याद रखिए, आपकी रिपोर्ट की क्वालिटी आपके सैंपल की क्वालिटी पर ही निर्भर करती है। अच्छा, तो सैंपल लैब में आ गया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, ग्राम स्टेनिंग। माइक्रोस्कोप में हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेंगे ग्राम पॉजिटिव यानी बैंगनी रंग के कॉक्से, और वो भी गुच्छों में। दूसरी जरूरी बात, ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये हिलडुल नहीं सकते। अब इन्हें उगाना है यानी कल्चर करना है। इसके लिए हम खास मीडिया यूज करते हैं, जैसे मैनेटॉल सॉल्ट अगर और ब्लड अगर। इन्हें हम 24 घंटे के लिए 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। अब इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। ये आपके प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग मीडिया पर इसकी कॉलोनी कैसी दिखती है? देखिए, ब्लड अगर पर इसकी कॉलोनी का रंग गोल्डन येलो यानी सुनहरा पीला होता है। असल में ऑरियस शब्द का मतलब ही सोना होता है, तो इसका नाम यहीं से आया है। और मैनेटोल सॉल्ट अगर पर क्या होता है? ये कॉलोनी के चारों तरफ एक पीला जोन बना देता है। ये दोनों ही एसोरियस के क्लासिक साइन हैं, इनको भूलना नहीं है। तो सवाल ये है कि मैनेटॉल सॉल्ट अगार पर यह पीला जोन आखिर बनता क्यों है? इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका जवाब है फर्मेंटेशन में। एसोरियस में एक खास काबिलियत होती है, ये मैनेटॉल नाम की शुगर को फर्मेंट कर सकता है, मतलब उसे तोड़कर एसिड बना सकता है। और ये एसिड मीडिया में मौजूद इंडिकेटर का रंग बदलकर पीला कर देता है। तो ये पीला जोन बस यही बता रहा है कि बैक्टीरिया ने मैनेटॉल को फर्मेंट कर दी। ये हैं कुछ और बायोकेमिकल टेस्ट जो हमें कंफर्म करने में मदद करते हैं। ये मैनेटॉल को फर्मेंट करता है, जिलेटिन को लिक्विफाई करता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट है, वो है प्लाज्मा कोएगुलेज टेस्ट। एस ऑरियस कोएगुलेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये प्लाज्मा को जमा कर थक्का बना सकता है। पता है ये ऐसा क्यों करता है? ये अपने चारों तरफ एक थक्का बनाकर हमारे इम्यून सिस्टम से छिप जाता है। और यही वो टेस्ट है जो एस ऑरियस को बाकी स्टैफाइलोकोकस से अलग करता है। ये तो पक्का वाइवा में पूछा ही जाएगा। कोएगुलेज टेस्ट मतलब एस ऑरियस, याद रखिए। चलिए, स्टैफाइलोकोकस तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले बड़े ग्रुप पर, जो है स्ट्रेप्टोकोकस। जहां स्टैफाइलोकोकस गुच्छों में था, वहीं स्ट्रेप्टोकोकस की सबसे बड़ी पहचान है कि ये चेन्स में होता है, एक श्रृंखला में।
माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मोतियों की कोई माला हो। तो लैब में मान लीजिए आपके पास एक ग्राम पॉजिटिव कॉक्सी है। आप कैसे पता करेंगे कि वो स्टैफाइलोकोकस है या स्ट्रेप्टोकोकस? माइक्रोस्कोप में अरेंजमेंट देखना तो एक तरीका है ही, लेकिन जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो है कैटालेज टेस्ट। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है। एक स्लाइड पर बैक्टीरिया लीजिए, उस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक बूंद डालिए। अगर बुलबुले निकले तो वो कैटालेज पॉजिटिव है, यानी स्टैफाइलोकोकस, और अगर कुछ नहीं हुआ, कोई बुलबुले नहीं, तो वो कैटालेज नेगेटिव है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस। ये सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी पहला कदम है। अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकस को पहचानने का एक और बहुत ज़रूरी तरीका है हीमोलिसिस देखना। हीमोलिसिस का मतलब है लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना। जब हम स्ट्रेप्टोकोकस को ब्लड अगर पर उगाते हैं तो वो 3 तरह के पैटर्न दिखा सकता है। पहला है बीटा हीमोलिसिस। इसमें बैक्टीरिया कॉलोनी के आसपास की सारी रेड ब्लड सेल्स को पूरी तरह से तोड़ देता है और एरिया एकदम क्लियर हो जाता है। दूसरा है अल्फा हीमोलिसिस। इसमें वो सेल्स को पूरी तरह नहीं तोड़ता, बस थोड़ा बहुत तोड़ता है, जिससे एक हरे रंग का जोन दिखता है। और तीसरा है गामा हीमोलिसिस, जिसमें कुछ नहीं होता, बैक्टीरिया बस उगता है, कोई हीमोलिसिस नहीं। स्ट्रेप्टोकोकस एक बहुत बड़ी फैमिली है, तो हम इन्हें ग्रुप्स में बांटते हैं। सबसे जरूरी है ग्रुप ए, यानी स्ट्रेप्टोकोकस प्यूजिनीज। गले की खराश, जिसे स्ट्रेप थ्रोट कहते हैं, वो यही करता है। फिर आता है ग्रुप बी, जो छोटे नवजात बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ग्रुप डी, जिन्हें अब हम एंटेरियोकोकी कहते हैं, वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई करवाते हैं। और फिर है विरिडेंस ग्रुप, जिसमें एस निमोनिया आता है, जो निमोनिया का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस इतना खतरनाक क्यों है? भाई, इसके पास बहुत सारे हथियार हैं, जैसे स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और एस। ये रेड ब्लड सेल्स को फोड़ देते हैं। यही हमें बीटा हीमोलिसिस के तौर पर दिखता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज खून के थक्कों को घोल देता है ताकि बैक्टीरिया आसानी से शरीर में फैल सके, और इसका एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, वो स्कारलेट फीवर में जो लाल लाल रैश होते हैं ना, वो इसी की वजह से होते हैं। तो ये सब मिलकर इसे एक खतरनाक पैथोजन बनाते हैं। तो लैब में एस पियोजेनिस कैसा दिखता है? ग्राम स्टेन में तो ये चेन्स में दिखेगा, और प्लेट पर इसकी कॉलोनियां बहुत ही छोटी होती हैं, बिल्कुल पिन की नोक जैसी। इसीलिए इन्हें पिन पॉइंट कॉलोनीज कहते हैं। ये खुद तो रंगीन होती हैं, लेकिन इनके चारों तरफ बीटा हीमोलिसिस का एक बड़ा सा क्लियर जोन होता है। ये इसका क्लासिक अपीयरेंस है, जिसे आपको ब्लड एगर प्लेट पर पहचानना होता है। अच्छा जी, अब इस टेबल पर अपना पूरा ध्यान लगाइए। ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमें बताता है कि अलग अलग स्ट्रेप्टोकोकस को कैसे पहचानें। बस 2 चीजें याद कर लीजिए, बी से बैसिट्रेसिन, पी से प्योजिनेज। एस प्योजिनेज बैसिट्रेसिन के लिए सेंसिटिव होता है, और दूसरा ओ से ऑप्टोचिन, पी से न्यूमोनिए। एस न्यूमोनिए यानी न्यूमोकॉकी ऑप्टोचिन के लिए सेंसिटिव होता है। बस ये 2 टेस्ट आपको सबसे कॉमन पैथोजेंस पहचानने में मदद कर देंगे। इसे अच्छे से रट लीजिए। अभी तक हमने जिन भी बैक्टीरिया की बात की, वो सब ऑक्सीजन की मौजूदगी में बढ़ते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया की। ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके लिए ऑक्सीजन जहर की तरह है, और इसी वजह से इन्हें लैब में उगाना एक चैलेंज होता है। इस ग्रुप में हम एक बहुत ही जरूरी जीनस क्लोस्ट्रीडियम पर फोकस करेंगे। तो क्लोस्ट्रीडियम की खास बातें क्या हैं? पहली, ये ग्राम पॉजिटिव रॉड हैं। दूसरी, ये एनारोबिक हैं। और तीसरी, ये स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स इनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होते हैं, जो इन्हें मुश्किल हालात में भी जिंदा रखते हैं। इसी वजह से ये मिट्टी और धूल में सालों तक पड़े रह सकते हैं। और इसी जीनस में आते हैं कुछ बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जिससे टेटनस होता है, और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, जो गैस गैंग्रीन करता है। तो इन 2 जरूरी प्रजातियों सी टिटनी और सी परफ्रिंजियंस को हम लैब में कैसे अलग अलग पहचानते हैं? इसके लिए हम कुछ बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। इनमें सबसे खास है लिटमस मिल्क रिएक्शन। सी परफ्रिंजियंस दूध में मौजूद लैक्टोज को फर्मेंट करके बहुत सारी एसिड और गैस बनाता है। ये गैस इतनी ज्यादा होती है कि दूध के थक्के को फाड़ देती है, जिसे हम स्टॉर्मी क्लॉट रिएक्शन कहते हैं। वहीं सी टिटनी ऐसा कुछ भी नहीं करता। गैस गैंग्रीन एक बहुत ही भयानक और तेजी से फैलने वाला इन्फेक्शन है। ये तब होता है जब सी प्रोफेंजेंस किसी गहरे घाव में पहुंच जाता है, जहां ऑक्सीजन नहीं होती। वहां पहुंचते ही ये तेजी से मल्टीप्लाई करता है और ऐसे एंजाइम्स छोड़ता है जो हमारे मसल्स और टिश्यूज को गला देते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारी गैस बनती है, जो टिश्यूज में फंस जाती है और उन्हें और भी बर्बाद कर देती है। ये एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है। क्लोस्ट्रीडियम को पहचानने में एंजाइम टेस्ट भी बहुत मदद करते हैं।
खास तौर पर लेसिथिनेज टेस्ट। सी परफ्रिंजेंस लेसिथिनेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा एंजाइम बनाता है जो अंडे की जर्दी में मौजूद लेसिथिन को तोड़ सकता है। तो जब हम इसे एग योग अगर प्लेट पर उगाते हैं तो कॉलोनी के चारों ओर एक धुंधला सा एरिया बन जाता है। इसे ही हम नागलर रिएक्शन कहते हैं और ये सी परफ्रिंजेंस के लिए एक क्लासिक टेस्ट है। चलिए, एनारोबिक से अब हम आते हैं एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैसिली पर, और यहाँ हमारा सारा फोकस सिर्फ एक ही बैक्टीरिया पर रहेगा, बैसिलस एंथ्रेसिस, जो एंथ्रैक्स नाम की एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारी का कारण है। एंथ्रैक्स का डायग्नोसिस कुछ क्लासिक लैब फाइंडिंग्स पर आधारित है। ग्राम स्टेन में ये बैक्टीरिया लंबी लंबी चेन बनाते हैं जो देखने में बैम्बू स्टिक या बांस की छड़ी जैसे लगते हैं। जब हम इसे ब्लड अगार पर उगाते हैं तो इसकी कॉलोनियां भी बहुत खास होती हैं, बड़ी ग्रे रंग की, जिनके किनारे लहरदार होते हैं, जिसे मेड्यूसा हेड अपीयरेंस कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, बी एंथ्रेसिस नॉन मोटाइल होता है, मतलब ये हिल नहीं सकता। यही बात इसे बाकी बैसिलस प्रजातियों से अलग करती है। ये जो लाइन लिखी है ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बैसिलस एंथ्रेसिस एक हाईली इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है। इसके साथ काम करते वक्त जरा सी भी लापरवाही नहीं की जा सकती। लैब में सेफ्टी सबसे पहले आती है। अगर एंथ्रैक्स का कोई भी सस्पेक्टेड सैंपल आता है तो उसे बहुत ही सावधानी से हैंडल करना होता है, प्रॉपर पीपीई पहनकर, और सैंपल पर साफ साफ हाई रिस्क लिखना होता है। इसमें कोई कोताही नहीं। अब हम उन बैसिलाई की बात करते हैं जो स्पोर्स नहीं बनाते। इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया पर। यही वो बैक्टीरिया है जो डिप्थीरिया करता है। हालांकि वैक्सीनेशन की वजह से अब ये बीमारी काफी कम हो गई है, लेकिन ये आज भी एक सीरियस थ्रेट है। सी डिप्थीरिया को लैब में पहचानना थोड़ा अलग है। ग्राम स्टेन में ये क्लब शेप के होते हैं और एक दूसरे से एंगल पर जुड़े होते हैं, जो देखने में चाइनीज लेटर्स जैसे लगते हैं। इन्हें देखने के लिए हम एक स्पेशल स्टेन, एल्बर्ट स्टेन, का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनके सिरों पर मौजूद मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं। और सबसे ज़रूरी, हमें ये कंफर्म करना होता है कि ये बैक्टीरिया टॉक्सिन बना रहा है या नहीं, और इसके लिए एलेक्स टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। डिप्थीरिया की बीमारी असल में बैक्टीरिया की वजह से नहीं, बल्कि उसके बनाए हुए एक बहुत ही पावरफुल एक्सोटॉक्सिन की वजह से होती है। ये टॉक्सिन खून में मिलकर दिल और नर्वस सिस्टम जैसे जरूरी अंगों को डैमेज कर सकता है। इसीलिए एलेक्स टेस्ट इतना जरूरी है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि मरीज को फौरन एंटी टॉक्सिन देने की जरूरत है। अच्छा, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। इसमें हम कुछ ऐसे बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे जो टिपिकल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से थोड़े अलग होते हैं, लेकिन मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम अटिपिकल बैक्टीरिया कहते हैं। तो माइकोबैक्टीरिया बहुत खास होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड नाम का एक मोम जैसा पदार्थ बहुत ज़्यादा होता है। इस मोम की परत की वजह से इन पर ग्राम स्टेन का रंग चढ़ता ही नहीं है। तो इन्हें देखने के लिए हमें एक स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक यूज करनी पड़ती है, जिसे एसिड फास्ट स्टेन कहते हैं। इसमें हम स्टेन को गर्मी देकर सेल वॉल के अंदर पहुंचाते हैं, और एक बार रंग अंदर चला गया तो उसे एसिड भी नहीं निकाल पाता। इसीलिए इन्हें एसिड फास्ट बैसिली कहते हैं। इस ग्रुप में दो सबसे बड़े विलेन हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी करता है, और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी करता है। दोनों ही एसिड फास्ट हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है जो एक एमएलटी को हमेशा याद रखना चाहिए। हम एम ट्यूबरकुलोसिस को लैब में कल्चर कर सकते हैं, भले ही इसमें कई हफ्ते लग जाएं, लेकिन एम लेप्रे को आज तक किसी भी आर्टिफिशियल मीडिया पर नहीं उगाया जा सका है, और ये डायग्नोसिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये है कि अगर हम एम लेप्रे को कल्चर ही नहीं कर सकते तो उसका पता कैसे लगाते हैं? जवाब है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी से। हमें मरीज के स्किन लीजन यानी घाव से सीधे सैंपल लेना होता है, उसे एसिड फास्ट स्टेन करना होता है, और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे बैक्टीरिया को ढूंढना पड़ता है। लेप्रेसी के डायग्नोसिस में ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सैंपल लेने वाली जगह को साफ करते हैं, फिर स्किन को जोर से पिंच करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वहां खून आना बंद हो जाए। हमें खून नहीं बल्कि टिश्यू फ्लूइड चाहिए जहां बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। फिर एक छोटा सा कट लगाकर ब्लेड से किनारों को खुरचकर मटेरियल इकट्ठा किया जाता है। इस मटेरियल को स्लाइड पर फैलाकर फिक्स करके ज़ील नील्सन मेथड से स्टेन किया जाता है।
देखिए, लेप्रोसी हर मरीज में एक जैसी नहीं होती। इस बात पर डिपेंड करता है कि मरीज का इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है। इस टेबल में दो एक्सट्रीम दिखाए गए हैं। एक है ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, जिसमें इम्यून सिस्टम अच्छा काम कर रहा होता है। वो बैक्टीरिया को काबू में रखता है, इसलिए स्मीयर में आपको बैक्टीरिया नहीं मिलते। दूसरा है लेप्रोमेटस लेप्रोसी, जिसमें इम्यून सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करता। इसमें बैक्टीरिया बेकाबू होकर बढ़ता है और स्मीयर बैक्टीरिया से भरे होते हैं। अब जल्दी से स्पाइरोकीट्स पर एक नज़र डालते हैं। ये लंबे, पतले और स्प्रिंग जैसे दिखने वाले बैक्टीरिया हैं। ये इतने पतले होते हैं कि नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से इन्हें देखना लगभग नामुमकिन है। इन्हें देखने के लिए एक स्पेशल तकनीक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल होता है। इस ग्रुप में ट्रिपोनीमा आता है, जो सिफिलिस करता है, और बोरेलिया और लेप्टोस्पाइरा जैसे बैक्टीरिया भी आते हैं। और आखिर में रिकेट्सिया। इनके बारे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट हैं। आसान भाषा में ये अपने दम पर जिंदा नहीं रह सकते। इन्हें जिंदा रहने और मल्टीप्लाई करने के लिए किसी जिंदा सेल के अंदर रहना ही पड़ता है। ये बहुत छोटे होते हैं और अक्सर जूं या टिक जैसे कीड़ों से फैलते हैं। और क्योंकि हम इन्हें कल्चर नहीं कर सकते, तो इनका डायग्नोसिस आमतौर पर सीरोलॉजी से होता है, मतलब खून में एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जब हमारे सामने एम लिप्रे या रिकेट्सिया जैसे बैक्टीरिया आते हैं जिन्हें हम कल्चर नहीं कर सकते, तो एक एमएलटी के तौर पर हमारा रोल कैसे बदल जाता है? ये हमें याद दिलाता है कि हमारा काम सिर्फ पेट्री डिश में बैक्टीरिया उगाना नहीं है। हमें माइक्रोस्कोपी में माहिर होना होगा, सीरोलॉजी को समझना होगा और पीसीआर जैसे मॉलिक्यूलर तरीकों के लिए भी तैयार रहना होगा। यही मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की असली चुनौती और उसका रोमांच है। आज के लिए बस इतना।